मुझे लगता है कि देश की राजनीति जिस करवट में जा रही है उस पर बातचीत और बहुत ही स्पष्ट बातचीत करना बेहद बेहद आवश्यक है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोनों ही पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं सलमान खुर्शीद साहब भी और गौरव भाटिया जी भी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो आप दोनों का स्वागत है इस सत्र में। सबसे पहले गौरव भाटिया, आरोप आप पर है और आरोप यह है कि आप लोग सांप्रदायिक राजनीति की जननी है, यानी इस देश में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में खड़ी करी, 2014 आते आते मुखर कर दी और 2019 में तो विदाउट एनी डाउट आपने इस पर पूरा चुनाव लड़ डाला। सबसे पहले तो अमीर जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं विभिन्न प्रांतों में जाता हूं तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी तो भारतीय की है, लेकिन हर कोई कहता है इस प्रदेश की जय हो। आज मैं उस भूमि में हूं जो उत्तर प्रदेश कहलाता है और जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो जय उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। और ये वो लखनऊ है जिसने मनोज पांडे जी जैसे, और मैं लखनऊ का ही निवासी रहा हूं, पढ़ा यही हूं, बड़ा यही हुआ हूं, तो अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको यह कहते हुए सुना लाल किले की प्राचीर से कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और यह गर्व है मुझे कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 7 साल से, और एक बार भी उन्होंने आज तक भेदभाव नहीं किया है कि गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में हिंदू के घर जाएगा कि मुसलमान के घर जाएगा। और वो सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, किसी के घर भी जाए। आपने धार्मिक बात करी। दूसरी बात, महिलाओं को सम्मान मिले, यह हमारा संविधान कहता है। संविधान के ज्ञाता है सलमान जी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अधिवक्ता के तौर पे भी और एक नागरिक के तौर पे भी। आप मुझे बताइए किसी में हिम्मत थी? शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया गया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। जी, और ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना के जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका सम्मान दिलाया। ये धार्मिक राजनीति नहीं होती, ये संविधान के तहत राजनीति करना होता है। तीसरी बात जी सुन लीजिए, अब आपने ऐसा प्रश्न, बस मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। तीसरी बात, इस बात पे गर्व है मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हम हर नागरिक को बराबर मानते हैं। खुर्शीद साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको एक नजर से देखते हैं और विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कांग्रेस में भी पिछले 2-3 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुजरात के चुनावों से हमने वो बदलाव देखा। राहुल गांधी वहां पे शिव भक्त हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी की इंचार्ज है, वो भी मंदिर मंदिर जा रही है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई है? देखिए, पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं जी कि अगर मुझे मस्जिद जाने का अधिकार है, जो कि है जी, नमाज पढ़ने का अधिकार है, और मेरे लोग, मेरी बिरादरी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथी ये समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं सही हूं, कि सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जा सकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, किसी पार्टी में क्यों ना हो, कि वो मंदिर जाता है तो वो दिखावा कर रहा है? क्या उसका अधिकार नहीं है मंदिर जाने का? ये बात कैसे इस देश में उठ रही है कि एक मंदिर जाए तो अच्छी बात है, दूसरा मंदिर जाए तो अच्छी बात नहीं है। एक नमाज पढ़े तो अच्छी बात है, दूसरा नमाज पढ़े तो अच्छी बात नहीं है। अरे जो मंदिर जाता है इस देश में, मैं तो ये कहता हूं कि हम एक दूसरे के मजहब से जुड़ें, ताकि कभी मैं भी मंदिर जाऊं, कभी तुम भी मस्जिद आओ। मैं तो ये कहता हूं। तो ये किस बात का झगड़ा यहां है कि कोई मंदिर जाता है? मैं कहता हूं कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए, सारे निर्णय हम ले लें और ये ले लें
कि कौन किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। जी। भगवान पे भी तो छोड़ दीजिए, भगवान किसी की आस्था मानता है नहीं मानता, उस पे भी छोड़ दीजिए। खुशी से मैं कुछ फैक्ट्स को कोट करना चाहता हूं। इनकलाब अखबार है, उर्दू का बड़ा अखबार है, उसमें खबर छपी कि राहुल गांधी ने जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी मीटिंग में बोला हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन गुजरात के चुनावों में बोला गया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, फिर बोला गया शिव भक्त है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं कि मौका देखकर खेल खेलना, वो भी एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे? देखिए दो बातें हैं। अगर एक्सपोज हो रहा है तो हो रहा है, डेमोक्रेसी में हर चीज होती है। जो कोई अच्छी बात मानी जाती है तो उसका स्वागत होता है, किसी बात को फरेबी माना जाता है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। लेकिन जो आपने बात पूछी, जो आपने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के संदर्भ में बात कही, वो अखबार में निकला होगा। मैं वहां था, मैं उन लोगों को ले गया था और वहां पर ऐसा राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। क्या कहा था? मैं बताता हूं क्या कहा जी। वहां पर एक साहब ने कहा कि राहुल जी आप ये अब आप भूल जाइए। वो खुद मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से वहां गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल जी अब आप ये छोड़ दीजिए, ये मुसलमान की बात मत करिए, आइए कुछ और बात करें। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि आप डरते हो क्या? आप डरते हो? मुसलमान हो तो मानो कि मुसलमान हो, हिंदू हैं तो माने कि हम हिंदू हैं। किसी ने कहा कि राहुल जी आप ये जो जगह जगह जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अजीब बात है, मैं मंदिर में जाता हूं आपको संदेश मिल जाता है, और मैं मजार पे जाता हूं तो आपको संदेश नहीं मिलता है। मैं तो हर जगह वहां जाता हूं जहां मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि यहां जाना है। और जो लोकतंत्र में अगर लीडरशिप दिखाना चाहता है तो उसे हर एक के साथ जुड़ना होगा। उसको मथुरा में जाकर भी पूजा करनी होगी, अर्चना करनी होगी, और वो ईद बकरीद पर लोगों से गले भी मिलेगा, ऐसा करना होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों धर्म की बात हो रही है। चलिए ऐसा है, मुझे लगता है कि देश में सब हम दोनों को एक मान ले ना मान ले, आपने सबने हम दोनों को एक मान लिया, ये बहुत बड़ी बात। जी, मेरा निवेदन है कि पैनलिस्ट अपनी बात कहने में सक्षम है तो किसी के बीच में ना बोला जाए। गौरव, सलमान खुर्शीद साहब ने बात कही कि देश तो सबको साथ लेके चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन फिर जब भी चुनाव आता है, अब बंगाल का चुनाव है, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदुत्व विरोधी है, जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए सलमान जी क्योंकि विधिक ज्ञाता है, मैं इतना ही कहूंगा कि देश को संविधान दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों ने दिया, और सीए का कानून पारित होता है। शाहीन बाग में एक प्रदर्शन होता है, सर्वोच्च न्यायालय 3 बातें बड़ी कहता है। पहली बात, हिंसा नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप किसी भी सार्वजनिक रोड को बंद नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, डेजिग्नेटेड साइट्स पे ही होगा। कांग्रेस के तमाम नेता वहां गए, शायद सलमान जी भी गए हों। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या देश का कानून गली मोहल्ले पार्क में बनेगा या सर्वोच्च न्यायालय उसको तय करेगा कि संवैधानिक है कि नहीं, और संसद तय करेगी? दूसरी बात, यह क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अब्बास सिद्दीकी, देखिए कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास आज ना नेता है और ना नीति है और ना सोच है। अब्बास सिद्दीकी वो व्यक्ति है, और सलमान जी यहां बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी बात से सहमत होंगे, जिसने कहा था ये तो आप उनको डिसाइड करने दीजिए। नहीं, मुझे यकीन है, हो सकता है मैं गलत हूं। जैसे ये मेरी बात से सहमत हैं, वैसे मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश के गुलदस्ते में खुशबू अगर मुसलमान की है तो हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की, इस बात से मैं सहमत हूं। और संविधान पे जो मैं बात करूंगा तो 2 वकील हमेशा सहमत होंगे अगर संवैधानिक बात करूंगा। और इसीलिए आज मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, केवल संविधान की बात करूंगा। और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में संविधान का पालन कर रहा है, ये बात मैं उठाना चाहता हूं। और इसी यकीन से मैंने कहा आप सहमत होंगे। अब आप मुझे बताइए, अब्बास सिद्दीकी उसने कहा ये कोविड आया या अल्लाह 50 करोड़ हिंदू मरेंगे, कबूल करो हमारी दुआ। अगर अब्बास सिद्दीकी कोई पुजारी भी होता और वो कहता ना
मेरे देश के 20 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे। लानत है ऐसे मौलाना पे या पुजारी पे जो एक धर्म के लोगों के लिए कहे कि वो मर जाएंगे क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। और ये चीज हमें सीखनी होगी जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है। तीसरी बात, हम लोग कहते हैं कि जो बाहरी है, जो घुसपैठिया, उसे बाहर फेंक देंगे। वो नागरिक नहीं है देश का, कानून के पालन करते हुए बाहर फेंक देंगे। अभी आपने आईएसएफ की बात करी, उसी पे रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी की मैं चाहता हूं खुर्शीद साहब उस पर बोले भी। मैं ये बात पूरी कर दूं, दोनों का आप उत्तर ले लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उठा रहा हूं। जी, आप मुझे ये बताइए, रोहिंग्या बाहर से आते हैं, वो गैर नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर भेजना कानून हमारा कहता है। और जो नागरिक हैं हम लोग, जब वहां जाएं तो कहा जाए आप बाहरी हैं। अपने देश की भूमि पे मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? और मैं यहां बैठा कह सकता हूं, अगर कंकड़ भी उछल के आएगा, पत्थर तो छोड़ दीजिए सलमान खुर्शीद जी पे, तो अपनी जान दे देंगे हम भाजपाई, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, विरोधी नहीं। इस सोच को कांग्रेस को बदलना हो। खुर्शीद साहब, अब्बास सिद्दीकी की बात करी गौरव भाटिया ने, और आपकी पार्टी में भी आईएसएफ के साथ जो गठबंधन हुआ है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, उसको लेकर काफी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, यानी सबको साथ लेके चलना चाहिए, दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी पार्टी के साथ समझौता करते हैं बंगाल का चुनाव में, क्योंकि वहां पे 30% मुसलमान है, उस वोट बैंक को पाने के लिए? देखिए, हर परिप्रेक्ष्य में जो फैसला होता है उसको समझाने की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि कोई भी निर्णय हम लें, और हम अकेले नहीं, जब ये निर्णय ये लेते हैं तो कोई ना कोई उचित सवाल उठता है और उसका जवाब देना चाहिए। और मैं दे सकता हूं जवाब, यहां ट्रिपल तलाक का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर ये लेक्चर हो जाएगा ट्रिपल तलाक पे। मैंने पूरी किताब लिखी है, वो आप पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि ट्रिपल तलाक में क्या हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि समस्या ट्रिपल तलाक की नहीं है, कोई ट्रिपल तलाक नहीं चाहता है। समस्या है तलाक होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, कि 20 साल नाक रगड़ रगड़ के किसी को अपने संबंध समाप्त करने चाहिए या तलाक की व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो अलग विषय हैं। इस विषय पर कानून क्या कहता है और हम क्या समझते हैं। तलाक तो बाकी धर्मों में भी होते ही है, किसी धर्म में नहीं है। नहीं, तलाक कानून से लिया जाता है। बात सुनिए, हिंदू में भी तलाक होते हैं, क्रिश्चियंस में भी होते हैं, पारसियों में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं। हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के रिफॉर्म के बाद। पर भारत के संविधान में तलाक अरे तलाक है, लेकिन आप प्लीज पता कर लीजिए, 20-20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। सवाल इस बात का आता है कि कहां पर आप ये फैसला करते हैं कि किसको आप डाइल्यूट करें। लोग हैं, कोई आक्रोश में होता है, हम ये कहें कि इससे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आक्रोश में है, हम बात नहीं करेंगे, या उसको समझाकर बुझाकर ठंडा करके उससे बात की जाए, तो आप पर ये इल्जाम लगेगा कि आप तो यार बदतमीज लोगों से बात करते हैं। लेकिन रोहिंग्या का मैं बता दूं, रोहिंग्या हो या कोई और हो, हम पूरे विश्व में ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से माने जाते हैं कि हमारा उदार मन है और भारत ने हमेशा लोगों को रिसीव किया है। अपने ऊपर खतरा लेकर तो लोगों को रिसीव नहीं, लेकिन अगर खतरा है तो अगर अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो, अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो। ये मत कहो कि बाहर का है तो इसलिए उससे खतरा है, लेकिन बाहर का आना चाहिए ना आना चाहिए, इस पे अलग बात हो सकती है। रोहिंग्या को म्यांमार जगह नहीं दे रहा, चाइना जगह नहीं दे रहा, बांग्लादेश जगह नहीं दे रहा। मान गया, हमारा मैं मान गया थोड़ी है, तो मैं मान गया। हमने चाइना के यहां से तिब्बती लोग यहां आए हैं, उनको हमने जगह दी है, उनको भी बाहर कर दें, उन्हें भी बाहर कर दें। क्या हम दलाई लामा से कहें कि आप जाएं? नहीं, दलाई लामा देश के लिए खतरा नहीं है ना। नहीं, खतरा नहीं, तो फिर ये कहिए कि बाहर और अंदर की बात नहीं है, सिर्फ खतरे की बात है।
अगर मैं खतरा हूं तो मुझे भी फांसी दे दीजिए, और ये खतरा नहीं, है आप तो नेता है कांग्रेस के, आप कैसे खतरा है? ऐसा नहीं, अगर मैं नेता हूं या कुछ भी हूं, अगर मैं खतरा हूं तो मुझे फांसी दीजिए, मेरे साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये मत कहिए क्योंकि तुम बाहर के हो इसलिए खतरनाक हो। लेकिन बाहर वाला अगर आकर हमारे घर में एक मुसीबत क्रिएट करता है तो बाहर वाला ना आए, लेकिन किसको कहां कब कैसे वापस करना है वो सोचना चाहिए। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जो दीवारें बना रहे थे मेक्सिको के सामने कि कोई ना आ सके मेक्सिको से, नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने वो दीवार खत्म कर दी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये नया राष्ट्रपति जो है देशद्रोही है, ये नहीं कहा। ये तो गौरव भाटिया इसका बेहतर जवाब देंगे। गौरव जी, देखिए, अभी सलमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में ट्रिपल तलाक या तलाक होते होते 20 साल लग जाते हैं। तो सलमान जी, ये तो निर्भर करता है कि कैसा वकील आप हायर करेंगे। सलमान जी को करिए, 1 साल से कम में हो जाएगा। वकील अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। ये एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं है एक दूसरे को। देखिए, मेरा जो कर्तव्य है, मैं आपका जूनियर हूं। पहले ये ब्रीफिंग काउंसिल थे, ये केस भेज सकते थे, अब ये भी सीनियर काउंसिल हो गए, अब ये केस भेज नहीं सकते, इनको अपने पास रखना होगा। अगर अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य आएगा तो वो झुकेगा जरूर, और ये भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, इसलिए मैं झुका। लेकिन अब मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले, सलमान जी मंत्री रहे, देश ने उनको बहुत सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मैं समझता हूं जब आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव थे 2012 में, संविधान के आप ज्ञाता हैं, और ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस सिखाती है। एक वक्तव्य था कि मुसलमानों को 9% आरक्षण देंगे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन यह कहा गया। आपने राहुल गांधी के वक्तव्य को बताया कि हम एक मुस्लिम पार्टी हैं। मुझे इससे आपत्ति है, इसलिए नहीं कि मुझे मुस्लिमों से दिक्कत है, मुझे इसलिए इससे आपत्ति है कि हमारा संविधान कहता है सब बराबर हैं और वो तार-तार होता है। और तीसरी बात, मुझे यह भी याद है कि सोनिया गांधी के बहुत बड़े एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं थे जिसने शहादत दी, लेकिन आंसू थे आतंकवादियों के। मालूम है क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का भी धर्म ढूंढ लिया जाता है अमीर जी, और इसीलिए ये जो सांप्रदायिक राजनीति है इसका खात्मा करना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस राह पे चल रही है, अटल, और कोई उसे झुका नहीं सकता। सलमान खुर्शीद साहब, बीजेपी का आरोप है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो कांग्रेस ने ही करना सिखाया, आतंकवादियों का धर्म ढूंढा, बाटला हाउस पे बयान दिया, और उसके अलावा भी याकूब मेमन की बारी जो कुछ हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, आईएसएफ के साथ समझौता भी वही है। इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये माना जाता है कि कोई फायदा है तुष्टीकरण में। तो कांग्रेस पार्टी की जो आज जो व्यवस्था है उससे तो नहीं लगता है कि तुष्टीकरण से फायदा होता है। जिसकी व्यवस्था इस वक्त बड़ी मजबूत है वो जवाब दे कि तुष्टीकरण का फायदा होता है कि नहीं होता है। तुष्टीकरण से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी के लिए सच्ची बात कहनी है तो वो तुष्टीकरण के नकाब के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं इतनी बात बता दूं कि मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि राहुल गांधी जी के पिताजी का जब देहांत हुआ था, जब उनको असैसिनेट किया गया था, तो आपके यहां कोई था जिसने कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए? हमने नहीं सुना कि राजीव गांधी के लिए किसी की आंखों में आंसू आए हों। इनके यहां, हमारे यहां तो लोग रोए थे। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, हमने नहीं सुना कि किसी ने यह कहा हो अटल जी को छोड़कर किसी ने कहा हो कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। इंदिरा जी से हमारा विरोध था, लेकिन जिस तरह से बर्बरियत से इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, हमारी आंखों में आंसू आ गए। इंसान में कब आंसू आते हैं, परिप्रेक्ष्य समझा करें, क्यों आते हैं, सच्चाई क्या है, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसको समझा करें।
और अगर किसी को झूठे ही बुरा कहना है तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गौरव भाटिया नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही, योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, केशव मौर्य ये नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आनंद शर्मा ने बोला आईएसएफ के साथ समझौता सिलेक्टिविज्म है। मतलब आपने उनका ट्वीट देखा होगा, देखिए उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सुना होगा। सुना है, कुछ फैसला हुआ है, हो सकता है मैं उस फैसले से सहमत ना हूं, हो सकता है। आप है कि नहीं है? अगर मैं नहीं जानता, देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ समझौता होता तो मैं उस पर बोलता। मैं बंगाल में यहां बैठे बैठे बोलूं तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है कि हम अगर सहमत नहीं है तो अपनी बात तो कहते हैं। तो आनंद भाई से मैं इतना ही कहूंगा, तुम तो बोल रहे हो खुलकर, तो फिर क्यों कह रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है? खुल के बोल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? तुम अभी यहां पर मेरे साथ कमेटी में हैं, वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मेरे साथ हैं, और वो खुलेआम बोल रहे हैं वो बात जो साधारणता लगती है कि वो पार्टी के निर्णय के विरोध में है, तब भी डेमोक्रेसी है बोल रहे हैं। माफ करिए, ये मैंने बीजेपी में नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि मैं बहुत जानता हूं लेकिन मोदी ये गलत कर रहे हैं। या तो मोदी भगवान हैं, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब चीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ चीन के साथ, लेकिन हमको यही कहना है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, कि इस पार्टी में रहना है। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी लगता है कि यार प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, जैसा राहुल गांधी कहते हैं हर बार? नहीं, देखिए, जो राहुल जी कहते हैं वो राहुल जी कहते हैं। मुझसे आप ये पूछिए कि आप इसको विस्तार से बताइए कि चीन के साथ जो आप राहुल जी को डिफेंड नहीं करना चाहते? नहीं, मुझे राहुल जी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे नेता हैं भाई जी। मैं तो राहुल गांधी मुझे डिफेंड करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ गलत बोल जाऊं तो उसको डिफेंड मुझे राहुल जी से अपने आप को कराना पड़ेगा। और एक दफा मैं अपने आप को मैं इसको गौरवशाली अपने आप को समझता हूं कि एक बार मैंने कुछ बात अलीगढ़ में कही थी, इस संदर्भ में कही थी कि हमारे इतिहास में क्या कुछ नहीं हुआ है, और इसलिए मैंने कहा था कि हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसको तोड़ मरोड़ के अखबार में लिखा गया कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरे हाथ पर खून है मुसलमानों का, ऐसे लिख दिया गया। मैं क्यों कहूंगा कि मेरे हाथ पर खून है? मेरे कपड़ों पर खून है, मैंने कहा था, मेरे हाथ पे नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा कह दिया। मुझे गर्व इस बात का है कि खुले मैदान में हजारों की संख्या के ऊपर राहुल गांधी ने खड़े होकर ये कहा था। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सलमान जो कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, ये उन्होंने कहा था। मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा राहुल जी, कोई नेता ऐसी बात कहता नहीं है, आपने क्यों कह दिया? तो मुस्कुराए और कहा कि कभी कभी ऐसी बात कहनी पड़ती है, लेकिन सलमान ये बातें हम लोग कह जाते हैं, मैं भी कह जाता हूं, और फिर उसका बतंगड़ बन जाता है, बड़ी मुसीबत होती है। फिर कोई इलेक्शन लड़ने वाला कहता है कि साहब मेरा इलेक्शन बिगड़ जाएगा। तो हमको थोड़ा सा समझदारी से कहना चाहिए। सलमान जी ने कहा कि आंसू नहीं आएंगे, तो पहले तो अर्ज कर दूं, शक टकर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। अगर आंखें नम नहीं हुई, पुलवामा का हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 ताबूतों के सामने खड़े थे, बहुत सी आंखें नम थी, कुछ ने आंसू रोक लिए थे, लेकिन वो 40 ताबूतों का जो बोझ था ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। और तब कह दिया जाए कि मोदी जी डरे हुए हैं होम ग्रोन टेररिज्म, क्योंकि चीन की भी बात करी तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान को। और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी वीर सेना है, हम पाकिस्तान और चीन को एक साथ जवाब देना जानते हैं, ये हमारी मजबूती है। तीसरी बात, एक सवाल है, एक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूं गौरव भाटिया इस पर आप अपनी राय दें। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों से आरएसएस के शिशु मंदिर की तुलना की गई है। गौरव भाटिया, देखिए, आरएसएस के बारे में मैं यही कहूंगा, आत्मसमर्पण की भावना से जिसने देश से कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपदा आई हो तो सेवा करना हो, उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर देना अपने आप में देश का अपमान है, केवल आरएसएस का नहीं। और एक बात आप मेरी समझ लीजिए जो बड़ी आवश्यक है, इनके नेता आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये विरोधाभास।
आईएसएफ से समझौता कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ है बंगाल में, लेकिन केरल में लेफ्ट के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। ये विरोधाभास है। और हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस आज बैसाखियों पे चल रही है। जी, राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी वो कैंपेन करते हैं तो ये वाकई सच्चाई है कि वो हमारी पार्टी के ही स्टार कैंपेनर बन के करते हैं कैंपेन। हमें कोई दिक्कत नहीं कि बहन डुबकी लगा रही है गंगा में, वो समुद्र में कूद रहे हैं और पार्टी कहां जा रही है ये हम सबको पता है। ये सलमान जी एक सवाल निश्चित तौर पर अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी होगी दर्शकों के साथ भी। कांग्रेस की स्थिति, जिस स्थिति में आज की तारीख में कांग्रेस है, G23 अलग राग अलाप रहा है, ग्रुप 23 जिसको नाम दिया गया है, लगातार आप देख रहे हैं गुजरात में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार स्ट्रगल कर रही है, अभी पौंडीचेरी में सरकार थी वो चली गई हाथ से। क्या कहना चाहते हैं इन हालातों पर आप? कि ये कह रहे हैं कि एक डुबकी लगा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रही हैं, एक्सेट्रा, तो इन्हें क्या तकलीफ है? अगर इनके हालात अच्छे हैं उनकी वजह से तो उन्हें रहने दें, इनको क्या तकलीफ है? इनको इतनी मार्मिक, इनकी ऐसी मार्मिक सोच है कि हम कांग्रेस का शुद्धिकरण करेंगे, हम कांग्रेस को एक अच्छा नेता देंगे। अगर ये बात मैं भी मान लेता तो मैं इनसे अभी नंबर मांग के कहता कि शाम को चलो बात करते हैं। जो हमारे आपको लगता है कर देना चाहिए, जो हमारे पास लीडर्स हैं, हम उनसे खुश हैं, हम उनसे खुश हैं, तो इनको क्या कष्ट है, यानी क्या तकलीफ मैं बता है कि सकता उनको हूं? बदलना चाहते हैं? जी जी जी, जहां जाए वैसा भेष हो जाए, ये आपकी सोच नहीं हो सकती जो कांग्रेस पार्टी की आज सोच है। दक्षिण भारत में कह देते हैं कि उत्तर भारतीय जो है सतही राजनीति करते हैं, इनमें परिपक्वता नहीं होती। आज मैं उत्तर भारत में बैठा हूं, मुझे गर्व है कि देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दिए हैं तो उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। और उत्तर भारत में बैठ के कहता हूं दक्षिण भारतीयों पे मुझे गर्व है, क्योंकि संतोष बाबू जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हमारी धरती के लिए, वो दक्षिण भारत से थे, वो भारत। सलमान जी आखिरी पॉइंट ये जो बोला, ये उत्तर वर्सेस दक्षिण क्यों करा राहुल जी ने केरल में जाकर? उत्तर वर्सेस दक्षिण नहीं है, उन्होंने कहा कि यहाँ जी, के जी। लोगों की सोच माइक का थोड़ा कुछ अलग है, यहाँ के लोगों की सोच कुछ अलग है, और वो मुझे इसलिए दिखी कि मैं ज्यादा उत्तर भारत में रहता था, मुझे ये चीज नहीं दिखती थी, आज ये दिखी है तो मैं इसको कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने दो बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि विरोधाभास, इन्होंने कहा जहां गए वहां वैसे हो गए, और आज किसके साथ कौन है, तो कौन हमारे साथ है, कौन आपके साथ था? शिवसेना इनके साथ थी, आज इनके साथ नहीं है, आज इनके साथ नहीं। हमारे साथ आए तो बुरे हो गए, इनके साथ थे तो वो बहुत अच्छे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है, अल्ट्रा राइट विंग पार्टी आपके साथ है, केरल में मुस्लिम लीग भी आपके साथ है। इसीलिए हम कह रहे हैं जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में बेकार की लकीरें मत खींचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेशन में इतना ही समय है गौरव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन के लिए। शिवराज जी, पहला सवाल तो यही बनता है कि आजकल टीम इंडिया दबाकर अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको धो रही है, और आप भी कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, फुल फॉर्म में हैं आप आजकल। फॉर्म में तो हम पहले भी रहते थे, इस बार थोड़ा अंदाज बदला हुआ है। तो इस अंदाज बदलने का राज क्या है, ये भी जरा आज पब्लिक के सामने न्यूज़ 18 के मंच पे जरा खोल दीजिए। देखिए, एक तरफ डेवलपमेंट, विकास और जन कल्याण जी, वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे लोग प्रदेश में हैं जो जनता की जिंदगी को दिक्कत और परेशानियों से भरते हैं, जिनको मैंने माफिया कहा भी आपने देखा। अब इंदौर में ऐसे नामी गिरामी नाम थे, सोसाइटी बनाई, जनता ने पैसा जमा किया, प्लाट बुक कराए, उनके प्लाट खा गए। अब ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब यह नहीं कि मैं गड्ढा खोद के गाड़ूं, ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब है जो आमजन है उनको न्याय दिलाऊं, उनके प्लाट दिलवाऊं। और जो गड़बड़ करने वाले हैं वो इतने कलाकार होते हैं कि सरकार कोई की वो चिपक जाते हैं। वैसे लोगों को सही करना मेरा धर्म है, भगते भगते फिर रहे हैं, या तो जेलों में या भागे हुए हैं। चिटफंड कंपनी में कितनी चिटफंड कंपनियां आई, पैसे खाए और लोगों के भाग गए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबाह कर दिया लोगों।
अब केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। हम क्या, जहां हो पकड़ो, उठा के लेके आओ, संपत्ति अगर तो नीलाम करो और जनता के पैसे दिलवाओ। जी, एक तरफ अकेले इंदौर में 3000 करोड़ रुपए के प्लाट वापस दिलवा रहे हैं, 840 करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियों से वापस दिला चुके हैं, और जितने बचे एक को छोड़ूंगा नहीं। जनता का जो पैसा खा के गए, एक एक पाई वसूल की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जो दादागिरी गुंडागर्दी करने वाले थे मध्य प्रदेश में, ऐसी सैकड़ों गुंडे, बदमाश, माफिया, उनके या तो घर तोड़ दिए गए, संपत्ति राजसात कर रहे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं। जी, और आज स्थिति है कि 8400 करोड़ रुपए की जमीन हम इनसे मुक्त करा चुके हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, यही हमारा संदेश है। विपक्ष आरोप लगाता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप विरोधी नेताओं को टारगेट करते हैं, जो बीजेपी में आ जाए उसे तो बख्श देते हैं और जो बीजेपी में नहीं आता तो उसको छोड़ते नहीं है। यह आरोप है। देखो, ये तो कहने के लिए कहते हैं, दिल से पूछो जी, तो वो भी ये मानते हैं कि मैं कभी किसी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई नहीं करता। क्या आपको लगता है, मैं कोट भी करके बताता हूं, कांग्रेस के विधायक हैं बाला बच्चन, उन्होंने बोला एक विचारधारा से जुड़े लोगों को सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है। अब इसको तो मैं मजाक ही कह सकता हूं। बिना आधार के कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जो कार्रवाइयां हुई है वो पुख्ता हुई है, ठोस आधारों पर हुई है, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ हुई है। राजनीतिक मतभेदों के आधार पर कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं। हमारे लिए सब बराबर है, कोई किसी पार्टी में हो। शिवराज जी, क्या ऐसा माना जाए कि जब शिवराज सिंह चौहान की 1.25 साल बाद या फिर 11 महीने बाद जब वापसी हुई, तो शिवराज सिंह चौहान को लगा कि इस बार उनका अंदाज बदला होना चाहिए, और अंदाज बदला इसलिए होना चाहिए जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों और समय में जी समस्याओं का प्रकार अलग अलग होता है, और अगर आप सेवक हैं और सरकार चला रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि जब जैसे व्यवहार की जरूरत हो, जैसे कदमों की जरूरत हो, तब आपको उठाने चाहिए। देखिए, कोविड का पूरा समय चल रहा है, लेकिन उस समय इसी समय का दौर था जब सरकार यहां से जा रही थी और एक नई सरकार आ रही थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की उसमें एक अहम भूमिका रही। आपने कहा सिंधिया के साथ आए नेताओं को कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कचरा कहते हैं, लेकिन ये सब अच्छा काम करते हैं, ये हीरा है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके पास कौन सी पारस बनी है कि ये सब हीरा बन गए? अब ये तो दोनों चीजें हैं जी। एक वो ना पहचान पाए ना साथ ले पाए। देखो, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार तो गिरी, उनके साथ ही निकल के वापस आ गए। अब आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए कि उनको छोड़ के क्यों गए। अब ये सवाल तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए। जहां तक सरकार चलाने का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जन नेता हैं, उनके साथ में काम कर रहा हूं, हम कंफर्टेबल है। और राहुल उनके साथ ही जो आए, जी साथ जो मित्र आए, वो सचमुच में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना विभाग चला रहे हैं, और मुझे पूरा संतोष है। राहुल जी ने बयान दिया कि देखिए, सिंधिया जब हमारे साथ रहते थे तो वो अथॉरिटी के साथ घूमते थे, वो निर्णय लेते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सदन में पिछली सीट पे बैठे रहते हैं, बैक बेंचर हो गए। अब वो तो कहते हैं मत्स्य मंत्रालय बनाओ, जो बहुत पहले बन चुका है। उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है, बहुत दिनों के बाद उनको ध्यान आता है। आपने तो उनको किसी सीट पे बैठाया नहीं, किसी लायक समझा नहीं, वो कहते रहे, अपनी बात कभी किसी ने सुनी नहीं। अब हमारे साथ आ गए तो फिर वो कहां बैठे हैं, किस सीट पे बैठे, ये आपको ध्यान आ गया। ये तो आपको तब सोचना था जब वो आपके साथ थे। वो कहां बैठे, वो जहां बैठने के हकदार थे वहां उनको बिठाया नहीं गया, और ये बिठाने वाले को सोचना चाहिए। राहुल जी की बात हुई तो राहुल जी ने अभी हाल ही में केरल में एक उत्तर भारत को लेकर बयान दिया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ, जिस पे योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने, स्मृति ईरानी ने, सबने ट्वीट भी करे, बयान भी दिए। उन्होंने बोला उत्तर भारत के जो लोग हैं वो ज्यादा सतही बात करते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर आप?
हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, क्या उत्तर क्या दक्षिण क्या पूरब और क्या पश्चिम, भारत एक है, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को मानने वाले लोग हैं। अब ये डिवाइड एंड रूल वाला उत्तर और दक्षिण में भारत को किसी भी हालत में नहीं बांटना चाहिए। हर हिस्से की अपनी अहमियत। आपने भी कहा था जहां जहां पड़े पैर राहुल के वहां वहां हुआ बंटाधार। न हुआ तो यही, पहले उत्तर में हो गया, अब दक्षिण की बारी है। शिवराज जी, आपका एक बयान है, मध्य प्रदेश में सत्ता के दलाल है जो कभी इस पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में चिपक जाते हैं और अपने काम में सफल हो जाते हैं। हम ऐसे सत्ता के दलालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जो नेता दल बदल करते हैं उन पर कानून लाने की बात आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन शिवराज जी आपकी सरकार भी बनाने में इन्हीं लोगों का योगदान रहा। देखिए, जहां तक कार्रवाई का सवाल है जी, मैंने कुछ लोगों का पहले भी मैंने जिक्र किया कि जब सत्ता आपके पास आती है तो केवल विचार से जुड़े लोग नहीं आते, आपके पास दूसरे लोग भी आते हैं। उनको पहचानना और वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये बहुत जरूरी है और वो कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, उनने दल नहीं बदला, उनने तो दिल बदला था। लेकिन 1.25 साल में मध्य प्रदेश की जो हालत हो गई थी, मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। लेन देन की बातें होती थी बैठ के वहां। मध्य प्रदेश तबाही की तरफ जा रहा था और उससे परेशान हो गए। अपनी पार्टी के लोगों की नहीं सुनी जा रही थी। कुछ लोगों ने सरकार गिराने का संकल्प किया और वो हमारे साथ आए। मेरा जहां तक सवाल है, पहले दिन मैं आज फिर एक बार दोहरा रहा हूं जी, जिस दिन चुनाव परिणाम 2018 के आ रहे थे, रात को 2 बजे यह तय हो गया था कि कांग्रेस की 114 सीट, हमारी 109 सीट। वोट भले ही हमें ज्यादा मिले थे, सीट हमें कम मिली। रात को ही मैं सोया था तो ये संकल्प करके सोया था कि सवेरे सीएम हाउस मुझे खाली करना शुरू किया है। हमने देर नहीं लगाई, खाली कर दिया, सौंप दिया। कमलनाथ जी को शपथ दिलाने गए। दिमाग में अगर कहीं भी सत्ता होती तो तब कोशिश की जा सकती थी, तब प्रयास किए जा सकते थे, तब तो आसान होते। लेकिन मैंने कहा कि कौन से सैलाव नहीं करता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस की ज्यादा सीटें, सरकार कांग्रेस को चलानी चाहिए और सत्ता सौंपी। लेकिन उसके बाद नहीं चला पाए और नहीं चली तो हम क्या करें। सत्ता आपकी आती, सरकार आपकी आती, लेकिन अब तो पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। कैसे आप देखते हैं इन 3 कानूनों को जो केंद्र ने बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तड़फ, एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा उनके दिल में है किसानों की आय दुगना करने का भी। मैं एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी